my dear students. Welcome in this class. मैं भी कह रहे आज एक बार फिर इस साहित्य की क्लास में आप सबका हार्दिक खैर मकदम कर रहा हूँ। मेरे प्रिय छात्रों, आज हम आपके चिर परिचित चैप्टर लखनवी अंदाज से आपको जोड़ने जा रहे हैं। हम लोगों ने पिछले सप्ताह इस चैप्टर का बखूबी अध्ययन किया था, लेकिन कुछ ऐसी बारीक चीजें होती हैं जो हम लोगों से थोड़ी सी अनछुई हो जाती है। आज उसी बारीक बिंदु की तरफ हम आपको ले जा रहे हैं, जिससे हमें इस चैप्टर की कहीं से कोई कमी नजर न आए। इस चैप्टर के प्रत्येक बिंदु पर हमारी नजरें गड़ जाए। इस दृष्टि से मैं आज ये वीडियो आपके साथ शेयर कर रहा हूं। मेरे स्नेही छात्रों, आपने जब इस चैप्टर को अपने दिल दिमाग में सेट किया होगा, इस चैप्टर का जब आपने अध्ययन किया होगा, तो आपको पता चला होगा कि रामवृक्ष बेनीपुरी जी की ये रचना हमें एक लखनवी नवाब के रहने के अंदाज और उसकी शान शौकत की तरफ हमारा ध्यान खींच रही है। उस चैप्टर में हमें ये पता चला होगा कि लखनवी नवाब के लोगों का अंदाज कितना बेशुमार होता है। अभी अपनी शान शौकत, अपने ठाट बाट के सामने वो किसी को देखना नहीं चाहते। आपने इस चैप्टर की जब स्टार्टिंग की लाइनों को पढ़ा होगा, एक दो पैराग्राफ, तो उसी से आपको अंदाजा लग गया होगा कि वास्तव में नवाबी शान शौकत का क्या अंदाज होता है, कितना निराला अंदाजा होता है। कहानी के लास्ट में जब आप पहुंचे होंगे तब भी आपको पता चल गया होगा, जब नवाब साहब ने अपने दो खरीदे गए खीरों को नहीं खाया, जिसे वो खाने की दृष्टि से अब खरीदे हुए थे, अपने रास्ते के समय में अपने खाने की दृष्टि से उसको खरीदे थे, लेकिन उन खीरों को खाया नहीं, क्योंकि सामने बैठा हुआ लेखक उन खीरों को खाने से विनम्रता पूर्वक इनकार कर दिया। इसलिए नवाब साहब ने उस खीरे को खाए नहीं, बल्कि नाक से सूंघ करके उस पूरी अपनी जो खीरा था, जिसको उन्होंने बड़े सजा करके, बड़ा उस पर नमक मिर्च इत्यादि छिड़क करके तैयार किया था, खाने के लिए खाए नहीं और खिड़की के बाहर फेंक दिए, केवल सूंघ करके उसका रसास्वादन। और फेंकने के बाद बड़े गर्वीले अंदाज में बोल रहे लेखक से कि देख लिया, खानदानी रईसजादों के रहने का तरीका क्या होता है। आप नजर लगा लिए कि ये होती है नवाबी शान शौकत, और वो भी लखनऊ के नवाब लोगों की कहना क्या। प्राचीन काल से, अनादि काल से लखनऊ के नवाब साहब लोगों के शान शौकत के किस्से लिखे जाते हैं। तो हम आपको शुरू के कुछ बिंदुओं पर लेके चल रहे हैं आज, जिसमें आप उसकी एक एक कड़ी को अपने दिमाग में सेट करें। आपने जब स्टार्ट किया होगा चैप्टर, तो आपको शुरू में एक बात नजर आई कि सेकेंड क्लास की उसी डिब्बे में संजोग से लेखक चढ़ जाता है जिस डिब्बे में नवाब साहब पहले से बैठे हुए थे।
संयोग से चढ़ा। ट्रेन छूट रही थी, दौड़ते हुए प्लेटफॉर्म पर लेखक पहुंचते हैं, सामने से वही डिब्बा गुजर रहा होता है संयोग से जिस डिब्बे में वो बैठे हैं नवाब साहब। डिब्बे को खाली देखा, लेखक ने घुस गए और लेखक भी इसी अंदाज में घुसा कि डिब्बा खाली है, निर्जन है, चलो बैठ के खिड़की के पास बैठूंगा, प्राकृतिक दृश्यों का आनंद लूंगा और अपनी काल्पनिक कहानी को लिखने का प्रयास करूंगा। वो तो ये सोच करके डिब्बे में चढ़े, वो क्या जानते हैं कि इस डिब्बे में पहले से ही एक साहब मौजूद है, वो भी नवाबी खानदान के। लेखक डिब्बे में चढ़ गया, उस सेकंड क्लास के डिब्बे में चढ़ा। वो भी सेकंड क्लास के डिब्बे में क्यों चढ़ा, इसका भी कारण लेखक ने आपको दिया है और आपने उसको जाना होगा कि उन्होंने दो कारण दिया कि नंबर 1, उसे बहुत कम दूरी पर ही जाना था, 1-2 स्टेशन ही जाना ना होगा, तो बिना मतलब का हम क्यों फर्स्ट क्लास का टिकट, एक किफायत के अंदाज में। और दूसरा उन्होंने इसलिए खरीदा कि चलो हम बैठ करके अकेले रहेंगे, अकेले बैठ करके हम अपनी कहानी को लिखने में थोड़ी सुगमता रहेगी, भीड़ भाड़ रहेगी, हम कुछ सोच नहीं पाएंगे और हम खिड़की के पास बैठ करके प्राकृतिक दृश्यों को अवलोकन करके कोई कल्पना कर पाएंगे। इसीलिए उसने सेकंड क्लास का डिब्बा ले लिया। अमूमन लोग खाली डिब्बा रहता है, या तो फर्स्ट क्लास में लोग जाते रहते हैं, या तो फर्स्ट क्लास में लोग रहते हैं, या तो थर्ड क्लास में, सेकंड क्लास में बहुत कम लोग जाते हैं। चढ़ गए, अब उस डिब्बे में, जिस डिब्बे में चढ़े उस डिब्बे में पहले से संयोग से नवाब साहब बैठे। अमूमन होता क्या है कि जब कोई अकेले बैठा हो और आप संयोग से उस जगह पर पहुंच जाए और कोई यात्रा कर रहा हो और वो अकेले बैठा हो, पूरी बस में, पूरी गाड़ी में, पूरी डिब्बे में वो अकेले बैठा हो, तो आप कभी पहुंच गए तो सामने वाले को अमूमन खुशी होनी चाहिए कि चलो कम से कम कोई बातचीत करने वाला, कोई बोलने वाला तो आ गया। अब हमारा रास्ता आसानी से कट जाएगा, हम दोनों दोस्त हो जाएंगे, साथ साथ खाते पीते, कब रास्ता कट गया, कब हम अपने गंतव्य पर पहुंच गए पता ही नहीं चलेगा, और 1 से 2 लोग। लेकिन यहां तो उल्टा पड़ गया। नवाब साहब इनको, लेखक को देख करके थोड़ी भी खुशी का इजहार नहीं किया, चुप, बोल ही नहीं रहे। लेखक उनके सामने के सीट पर जाकर बैठ गया, तब भी नहीं बोल रहे। उल्टे क्या कर रहे हैं कि वो खिड़की के बाहर देखने लगे। लेखक खिड़की के पास नहीं बैठा, लेखक बैठ गया कि चलो यार कम से कम एक साथी मिल गया, चलो कुछ बात ही हो जाएगी। लेखक नवाब के पास बैठ गया, नवाब बोला भी नहीं, वो खिड़की के बाहर देखने लगा। अब ये चुपचाप बैठ गए। अमूमन होता क्या है, लेखक दिमाग बड़ा फिजूल का होता है, काल्पनिक, 24 आवर्स वो रास्ता चलते पागलों जैसा सोचते रहते हैं और अपनी कल्पना की दुनिया में खोए रहते हैं। कल्पना की दुनिया में खोए कब क्या चीज देख रही है कि उनकी लेखनी उस पर रात को लिखना शुरू कर। अब यहां बैठ गए, अब बैठ करके लेखक लगा सोचने कि वो नजरें क्यों हटा लिए। नवाब साहब की नजरें हटा लेने का क्या कारण हो सकता है, लगे सोचने कि आखिर उन्होंने नजरें क्यों हटाई। नहीं, लेखक द्वारा नजरें हटा लेने का कारण क्या हुआ। लेखक सामने बैठ गया, जब लेखक ने देखा कि नवाब साहब नहीं बोले तो वो भी नहीं बोले। आखिर उन्होंने अपनी नजरें क्यों हटा ली। चलो भाई सामने वाला नहीं बोल रहा है, पता नहीं किस ख्यालों में खोया हुआ है, कम से कम हम तो बैठ गए, अरे आदाब, अरे कहिए कहाँ जा रहे हैं, कुछ तो बोले होते। लेकिन लेखक खुद नहीं बोला, सामने वाला नहीं बोला, लेखक भी नहीं बोला। अब प्रश्न आपसे ये हो सकता है कि लेखक द्वारा नवाब साहब की तरफ से नजरें हटा लेने का क्या कारण था और क्यों। तो इस प्रश्न
जवाब यदि आपको लिखना होगा तो आप ये लिखिएगा कि अमूमन नवाब साहब पहले उस डिब्बे में बैठे हुए थे। लेखक जब उस डिब्बे में चढ़ता है तो उसकी नवाब साहब से भेंट होती है। वास्तव में नवाब साहब का फर्ज था कि वह लेखक से पहले बोले, अभिवादन करें, स्वागत करें कि चलो हम 1 से 2 हुए, लेकिन नवाब साहब नहीं बोलते। ऐसी दृष्टि में लेखक ने अपनी नजरें इसलिए हटा लिया कि यदि उसकी दृष्टि में उसने सोचा कि यदि मैं बोलने के लिए पहल करता हूँ, यदि मैं साथ के लिए पहल करता हूँ, तो नवाब साहब की दृष्टि में मेरा सम्मान कम हो जाएगा। नवाब साहब मुझे फालतू का समझ लेंगे। जवाब आप क्या लिखोगे कि लेखक द्वारा नजरें हटा लेने का क्या कारण था? आपका जवाब होगा कि डिब्बे में लेखक के घुसने के बाद नवाब साहब ने उनसे बात करने में कोई रुचि नहीं दिखलाई। उल्टे उसने अपनी नजरें खिड़की की तरफ कर ली। अमूमन ऐसा देखा नहीं जाता। लोग किसी को आने पर उसका अभिवादन करते हैं, स्वागत करते हैं। लेखक इस बात को सोचकर हक्का बक्का रह जाता है और वह अपनी नजरें नवाब साहब की तरफ से इसलिए हटा लेता है कि वह सोचने लगा कि यदि मैं बोलने के लिए पहल करता हूँ, साथ के लिए पहल करता हूँ, तो नवाब की नज़रों में, तो इस व्यक्ति की नज़रों में मेरा सम्मान कम हो जाएगा। इसलिए नवाब ने उससे बोलना उचित नहीं समझा। इसी जगह पर, और क्यों नहीं समझा, और लेखक किस अब आएंगे कि अब वो बैठ गया, बोला नहीं, मैं बोलूंगा मेरी बेइज्जती होगी, कहेगा कि फालतू। अब आगे लेकिन लेखक है ना, क्वेश्चन आ सकता है कि लेखक किस बात का अपमान लगाने लगा और क्यों? अब वो बैठे बैठे अब वो ख्याली पुलाव बनाने लगे। ऐसा लेखकों का स्वभाव होता है कि लेखक जो होते हैं या कवि जो होते हैं वो कल्पनाशील होते हैं। वो हर पल कुछ न कुछ कल्पना करते हैं, कुछ न कुछ चिंतन करते हैं। अब यहाँ अकेले खाली बैठे हैं, उनको कल्पना करने की काहे नहीं बोला। अब उसका रीजन ढूंढ रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं कि क्यों नहीं बोला। तो लेखक किस बात का अनुमान लगाने लगा और क्यों? लेखक लगा सोचने, क्वेश्चन का जवाब होगा, लेखक इस बात का अनुमान लगाने लगा कि नवाब साहब को हमारे आने से किस प्रकार की असुविधा और संकोच का सामना करना पड़ रहा है। उन्हें क्यों हमारे आने से असुविधा लग रही है, वो किस प्रकार का संकोच कर रहे हैं, इसके कारण की तह में जाने के लिए लेखक सोचने लगा। क्योंकि लेखकों का ये स्वभाव होता है कि वे कल्पनाशील होते हैं। इस प्रश्न का जवाब भी आपके दिमाग में आ गया कि लेखक किस बात का अनुमान लगाने लगा। लेखक इस बात का अनुमान लगाने लगा कि हमारे आने पर नवाब साहब ने हमसे मिलने में रुचि क्यों नहीं दिखलाई, उन्होंने हमसे बोलना उचित क्यों नहीं समझा, उन्हें किस प्रकार की असुविधा और संकोच हो रहा है। इस बात को लेखक सोचने लगा और इस कारण सोचने लगा कि लेखकों का स्वभाव होता है कि वे कल्पनाशील होते हैं। और उतनी ही जगह में
पैराग्राफ नंबर 2 से ही तीसरा भी क्वेश्चन आपके सामने आ सकता है कि नवाब साहब की असुविधा का क्या कारण हो सकता है। इस बात को सोचते सोचते किस स्टेज पर पहुंचे लेखक? लेखक ने असुविधा का क्या कारण सोचा, क्यों नहीं बोले, व्हाट इज द रीजन? इस बात को लगे सोचने तो उनको दो कारण है। नंबर 1, नवाब साहब की असुविधा के दो कारण लेखक की नजरों में है। नंबर 1, नवाब साहब ठारे नवाबी नस्ल के इंसान, लखनऊ के नवाब, उन्होंने किफायत की दृष्टि से सेकेंड क्लास का टिकट लेकर के उसमें बैठ गए। उन्हें अंदाजा नहीं था कि इस डिब्बे में कोई और आ सकेगा। वे आसानी से अपने गंतव्य पर अकेले पहुंच जाएंगे और उन्हें कोई सेकंड क्लास के डिब्बे में यात्रा करते नहीं देख सकेगा। लेकिन भद्र पुरुष के आ जाने से उन्हें अपनी वास्तविकता के प्रकट हो जाने का भय सताने लगा। अर्थात उन्हें लगने लगा कि अब हमारा भेद खुल जाएगा। ये व्यक्ति जाकर के सबसे कहने लगेगा कि अरे नवाब साहब सेकंड क्लास के डिब्बे में यात्रा कर रहे थे, तो हमारी नवाबियत पर एक दाग लग जाएगा। इस भय से शायद वो नहीं बोले। पहला कारण। दूसरा कारण जो लेखक की समझ में आया वो ये था कि नवाब साहब के पास 2 खीरे देखे। लेखक सोचने लगा कि शायद नवाब साहब को इसका भी है कि मैं ठहरा नवाब और मैं एक साधारण सा खीरा खा रहा हूं। ये भद्र पुरुष यदि मुझे खीरा खाते देख लेगा तो मेरा सम्मान कम हो जाएगा कि नवाब साहब होकर के खीरा खाते। इसलिए वो संकोच में हमसे नहीं बोले। इस प्रकार से ये दूसरा कारण उसकी समझ में आया। तो मेरे प्रिय छात्रों, इस 2 पैराग्राफ के अंदर आपके पास बहुत सारे प्रश्न हैं। ये 3 मुख्य प्रश्न हैं और इन 3 मुख्य प्रश्नों में से कोई एक प्रश्न आपके सामने से अवश्य गुजर सकता है। इसलिए इन तीनों प्रश्नों पर अपनी नजरें गड़ाए रखिएगा। अपने दिमाग में लेखक की सोच को बनाए रखिएगा। आप भी कल्पनाशील बने रहिएगा। लेखक नवाब साहब क्यों नहीं बोले, इस बात का कारण क्या सोचा? लेखक क्या सोच करके नवाब साहब से नहीं बोला, इस बात को सोचे रखिएगा। और लेखक बैठे बैठे सोचते सोचते नवाब साहब के न बोलने का लेखक बैठे बैठे किस बात का अनुमान लगाने लगा और क्यों लगाने लगा, इन तीनों बातों को आप अपने दिल दिमाग में केंद्रित रखिएगा। इस चैप्टर की ये 3 प्रमुख प्रश्न हैं और इस 3 प्रश्नों के बाद 2 प्रश्न और आपके दिमाग में होने चाहिए। ये पूरा चैप्टर आपके दिमाग में आ जाएगा। और वो 2 प्रश्न खीरा खाने से संबंध है। 3 प्रश्न। पहली बार नवाब साहब के द्वारा खीरा खाने का प्रस्ताव रखने पर लेखक ने खीरा खाने से इनकार क्यों कर दिया। क्वेश्चन नंबर 2, खीरा खाने की इच्छा होते हुए भी लेखक खीरा क्यों नहीं खाया, या लेखक ने खीरा खाने से इनकार क्यों कर दिया। और क्वेश्चन नंबर 3 कि लेखक द्वारा खीरा न खाने का परिणाम क्या हुआ। ये 3 प्रश्न और इस चैप्टर के प्रमुख हैं।
जिस पर हम आपसे कल चर्चा करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको आज की ये बातें पसंद आएंगी और इसको निश्चित रूप से आप अपने दिल दिमाग में बसाए रखेंगे। कल तक के लिए मैं भी कह रहा है आप सबसे विदा लेता हूँ। ओके, गुड बाय, नमस्कार।